नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो हम फोर्स, वर्क एंड एनर्जी क्या होता है? वर्क जो होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं उसमें फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। फोर्स एक पुश या पुल जो होता है, तो वर्क जो है, वर्क हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कितना फोर्स हमने लगाया और कितनी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर की है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। इसी तरीके से एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क, कि हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम काम कर सकते हैं, और ये इसको हम जूल में, जूल जो इसका एसआई यूनिट है। नेक्स्ट जो एनर्जी फ्रॉम सन, जो सन की एनर्जी होती है, इसमें प्लांट्स जो है यूज़ करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफस बोलते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज़ होता है। तो इनमें कैलोरीज होती है फूड में, तो हम जो ये कैलोरीज जो है कैलोरीमीटर से, इसको बॉम कैलोरीमीटर भी बोलते हैं, तो उसे हम एनर्जी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अब एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड और न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो वर्क ऑफ मोशन, जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी जो हीट रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और रेडिएंट मीन्स लाइट, एक्सरे या रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी होती है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ होती है उससे ऊपर उठाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट में एक तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचता है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखेंगे तो वहाँ पे वो रहेगा, लेकिन अगर हम उसको छोड़ देंगे वो नीचे आएगा। तो वो इसमें एक एनर्जी होती है, मीनस कि ये नीचे आ सकता है अगर हम इसको छोड़ देंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय विच ऑफ इट इज पोजिशन, कि जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। कहीं मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी पे से जो चलती है, मशीनरी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की है। इसी तरीके से केमिकल एनर्जी हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कहीं हम ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं तो वहाँ से हीट निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट की है। उसके बाद लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में, जैसे प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, तो वो सनलाइट को यूज़ करके अपना जो है केमिकल बना देता है, कि जो उसको फूड चाहिए होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पेंडुलम की हम बात करेंगे, तो पेंडुलम को जब हम ऊपर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, अगर इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा ऐसे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये ज़मीन से, अर्थ से दूर हो गया, तो ये वहाँ से वापस आ सकता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये एकदम मोशन में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बाय विच ऑफ मोशन होती है, कि जितनी मोशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यही मीनस की जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर हम इस पेंडुलम को यहाँ पे छोड़ देंगे, ये नीचे आएगा बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीनस यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया, वो मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, तो इसकी ये काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो सिंपली यहाँ पे दो लाइनें याद रखनी है, कि पेंडुलम में हम क्या करते हैं, कि अगर हम पेंडुलम को रेज करते हैं ऊपर, तो वहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और अगर उसको हम छोड़ देंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट इज़ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारे बल्ब्स होते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी, जो हमारे हीटर्स होते हैं, या हमारी आयरन जो होती है, जिससे हम आयरनिंग करते हैं क्लोथिंग में, तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद नया टॉपिक है फोर्सेस ऑफ बॉडी, स्टैटिक फोर्सेस। एक बॉडी अगर स्टैटिक है, मीन्स एक बॉडी एक जगह है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। स्टैटिक फोर्सेस वो फोर्स होते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो, तो ना ही वो मूव कर रहा है, ना ही वो एक्सेलरेट करता है, एक ही जगह पे रेस्ट पे है,
तो उस टाइम उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है यहाँ पे, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो वेट जो होता है नीचे की तरफ ग्रेविटेशन की वजह से वेट होता है, और इस सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाता है, और ये हम फोर्स अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। इसको मीन्स ये स्टैटिक बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो एक ही जगह है, तो इसके तीन जो है फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो वेट नीचे की तरफ, दूसरा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और हम फोर्स ऐसे भी एक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि जितना वेट नीचे की तरफ होता है, जितना फोर्स नीचे की तरफ होता है, उतना फोर्स ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए ये बॉडी रेस्ट में होती है। तो सिंपली इस टॉपिक का यही याद रखना है ब्रीफ में कि स्टैटिक फोर्सेस वो फोर्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक हो, एक ही जगह हो, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हो उनको हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। उसके बाद ये डायग्राम बनानी है, दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन एंड बॉडी मैकेनिक्स। फ्रिक्शन क्या होती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं किसी सरफेस पे, उस सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट को एक बैकवर्ड फोर्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स एक रेजिस्टेंस फोर्स। अगर कोई मान लो कोई गाड़ी चल रही है, तो नीचे उस टायर, जो गाड़ी के टायर लगे होते हैं, उसको अपोजिट फोर्स कोई बैकवर्ड खींच रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसी सरफेस पे हो जाता है। जैसे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स अगर कोई बॉडी एक ही जगह है, तो उस पर फ्रिक्शन जब एक्ट करती है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी जो है मूव कर रही है, उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है पीछे की तरफ कि वो उसे रोकने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी मैकेनिक्स। ये नर्सिंग से रिलेटेड है कि बॉडी मैकेनिक्स हम कैसा अपनी बॉडी को, हम कैसे जो है पोस्चर बनाए, हम कैसे अपनी बॉडी को यूज़ करें ताकि हमें कोई थकावट ज़्यादा ना आए। फर्स्ट इज ये पोस्चर जो हमारा होना चाहिए। कोई भी हम काम करेंगे नर्सिंग में, कहीं पे भी कोई प्रोसीजर करेंगे, पोस्चर हमारा कि हमारी मसल और जॉइंट्स पे कोई असर ना पड़े, या हमारा शोल्डर या बैक पे कोई असर ना पड़े, ऐसा पोस्चर होना चाहिए। जो बेस होनी चाहिए मीन्स जो हमारे लेग्स जो होनी चाहिए वो वाइड होनी। जितने हम लेग्स वाइड रखेंगे उतना हमारा बेस नीचे बन जाएगा, और उसकी वजह से जो है सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें थकावट ज़्यादा नहीं आएगी। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स कि जहाँ पे हमारा वेट होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वहीं पे रखना है कि हम अपने लेग्स या पोस्चर ऐसे रखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर ज़्यादा वेट जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ना करे, इसको हम बोलते हैं सेंटर। तो एक तो पोस्चर मेंटेन करके रखना है अच्छी तरीके से, अपनी वाइड बेस रखनी है कि जो लेग्स होते हैं वो वाइड अपार्ट रखने हैं, कि जितना हम लेग्स को वाइड अपार्ट रखेंगे उतना हमारी बेस बन जाएगी, और उतना हम काम अच्छी तरीके थकावट के बगैर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि जो बेस जो होनी चाहिए वो वाइड होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हम पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हम पे असर ना करे। तो ये है बॉडी मैकेनिक्स। अब बॉडी मैकेनिक्स में लिफ्टिंग टेक्निक, अगर किसी चीज़ को उठाना है हमने, कैसे उठाएंगे ताकि हम पे कोई ज़्यादा इशू ना आ जाए। फर्स्ट इज़ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उठाना हो तो उसको उसके क्लोज जाना है पहले, उसके बाद अपने नीज़ को बेंड करना है, तो उससे भी हमें थकावट ज़्यादा नहीं आएगी। स्ट्रेट बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है, वाइड बेस रखनी है मीन्स की लेग्स जो होनी चाहिए वो अपार्ट होनी चाहिए, और पाइवट विथ योर फीट को पाइवट करना है। पाइवट मीन्स उसको ट्विस्ट नहीं करना है, जितना हम फीट को ट्विस्ट करेंगे उतना हमें थकावट ज़्यादा आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बॉडी मैकेनिक्स। तो बॉडी मैकेनिक्स में यही याद रखना है, एक तो पोस्चर मेंटेन करके रखना है, बेस जो होती है, जो हमारी लेग्स होती है, फुट जो होता है हमारी पैर दूर दूर रखने हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस ऑब्जेक्ट को उठाना है उसको उसके क्लोज जाना है, उसके बाद अपनी नीज़ को बेंड करना है, बैक स्ट्रेट होना चाहिए और वाइड बेस होनी चाहिए, और फीट को पाइवोट करना है मीन्स ट्विस्ट नहीं करना है। अब अगर हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया, अपोजिट फोर्स किसी मूविंग बॉडी पे एक्ट ना करे, तो हम कैसे, जैसे कोई गैस सिलेंडर होता है, तो अगर हम उसको रगड़ के ले जाएंगे गैस सिलेंडर को कहीं पे, तो हमें ज़्यादा जो है फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम उसको रोल करेंगे
तो रोल से हम गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। मीन्स फ्रिक्शन हम स्लाइडिंग या रोलिंग टेक्निक से जो है रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पेशेंट को कहीं पे ले जाना है तो हम पेशेंट को अगर ऐसे ले जाएंगे तो हमें थकावट होगी। तो अगर हम पेशेंट को स्ट्रेचर पे रखेंगे, वहाँ पे उसके टायर्स भी होते हैं, तो वो टायर्स रोल करते हैं, तो रोल की वजह से हमें इजी हो जाता है पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसलिए फ्रिक्शन को हम ऐसे ही ओवरकम कर सकते हैं, या स्लाइडिंग या रोलिंग से। ये देखो यहाँ पे बॉडी मैकेनिक सारा दिया गया है कि अगर पेशेंट को हमने व्हील चेयर से उठाना और उसको स्ट्रेचर पे बिठाना है, तो हमने जो पैर जो है अपने दूर दूर रखने हैं यहाँ पे, क्योंकि बेस वाइड होनी चाहिए और फ्रिक्शन कम होनी चाहिए पेशेंट बॉडी और बेड शीट्स के दरमियान। इसलिए हमने व्हील चेयर जो है इसमें टायर लगे हैं, रोलिंग हम यूज़ करते ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से हम एक पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम व्हील चेयर टू स्ट्रेचर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिवर जो है, दिस इज़ कॉल्ड लिवर्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, लिवर क्या होता है, फुलक्रम क्या होता है, एफोर्ट क्या होता है। ये थोड़े जो यहाँ पे नोट्स थोड़े डिफ़िकल्ट है, इसको मैं शॉर्ट में बनाऊँगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो लास्ट में। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पुली एंड ट्रैक्शन। पुली एंड ट्रैक्शन को समझने से पहले हम पहले से आएंगे कि देखो ये ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं कि किसी का फुट एंड रेज करने के लिए, या किसी का स्केलेटल ट्रैक्शन जब करते हैं, किसी का फ्रैक्चर हुआ है उस टाइम हम ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो यहाँ पे पुली लगी, इसको हम पुली बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोड लगा होता है, दिस इज़ लोड, और ये है ऑब्जेक्ट। ये लोड की वजह से ये पुली जो है ये फ्रीली मूवेबल होती है। ये लोड की वजह से नीचे आ जाती है, और जितना ये नीचे आएगी उतना ये ऊपर जाएगा। कि इसको एलिवेशन, जब हम किसी का फ्रैक्चर होता है तो उसमें हम एक तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन करते हैं। तो जो एलिवेशन पार्ट होता है कि एलिवेशन हमने लेग का करना है, तो उस टाइम हम इसी पुली और ट्रैक्शन की मदद से करते हैं। तो ट्रैक्शन एक पुलिंग फोर्स होता है जो पुली को यूज़ करके हम करते हैं, दिस इज़ ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी क्या है, मतलब ट्रैक्शन की जो साइंस जो बिहाइंड क्या है इसका, यहाँ पे एक पुली होती है दैट इज़ व्हील होता है, ये फ्रीली मूवेबल होता है। जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर से एक रोप होती है और ये लोड होता है फॉर एग्जांपल। तो जब हम इसको एफोर्ट नीचे लगाते हैं तो ये लोड ऊपर जितना हम इसको इतना खींचेंगे यहाँ की तरफ, ये लोड ऊपर जाएगा। तो यही इसका मैकेनिक्स है। तो इसके पीछे का साइंस यही है कि एक तो पुली होती है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एफोर्ट हम पुल करते हैं, तो यहाँ से जितना हम यहाँ पे पुल करेंगे उतना लोड ऊपर जाता है। तो ये ट्रैक्शन का साइंस है पीछे। पुली से क्या होता है कि इसमें मोर इफेक्टिव वो हो, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको खींचेंगे उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जब हम ये पुली और ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो अगर हमने लेग रेज करनी होती है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसी का यूज़ करेंगे इससे इजी हो जाता है और इससे इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऊपर एलिवेट करेंगे इसकी लेग को, पेशेंट की लेग को, तो हम डायरेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अगर हम पुली ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं तो इससे इफेक्टिव रह जाता है कि एलिवेशन। तो पुली कैसे वर्क करती है कि हमने फोर्स यहाँ से लगाया और व्हील जो है रोटेट होता गया, तो रोप ऊपर होती गई और जो लोड है वो भी इसी के साथ ऊपर होता गया, तो एलिवेशन हो गई वहाँ पे। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब किसी की ट्रैक्शन होती है या किसी का एलिवेशन किया हमने लेग्स में या कहीं फ्रैक्चर जो होता है, तो ट्रैक्शन को मेंटेन करके रखना है। वहाँ पे स्किन केयर देखनी है, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट देखना है कि टाइट तो नहीं है वहाँ पे, कि उसमें वेस्कुलेचर जो है वो कंप्रेस हो चुका है। पेन मैनेजमेंट, उसके बाद पेशेंट एजुकेशन देनी है, कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको, और ट्रैक्शन apparatus को देखना है, बार बार उसको चेक करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो आज हम इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो वर्क के बारे में पढ़ा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। स्टैटिक बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। फ्रिक्शन और बॉडी मैकेनिक्स हमने पढ़ा कि हम इफ़ेक्टिवली बिना थके अपनी बॉडी मैकेनिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लिवर मैकेनिज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पुली एंड ट्रैक्शन हमने पढ़ा है कि पुली एंड ट्रैक्शन यूज़ करके हम पेशेंट की लेग या कोई बॉडी पार्ट, फ्रैक्चर पार्ट को कैसे एलिवेट कर सकते हैं।